हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कात्यायन एकेडमी। आज हम लोग रिवीजन पार्ट में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकंड है और इस सेकंड लेक्चर में आज हम लोग बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे और जितनी केमिकल रिएक्शंस हैं जो आपके सिलेबस में पूछी जाएंगी उन सब रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा कंपाउंड के बारे में भी आपको बताएंगे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस क्या हैं, कैसे हैं, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। और बहुत अच्छे से समझिएगा बच्चों, जिससे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स भी आते हैं अलग से, तो वो क्या होता है, कभी कभी आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया होता है, इस बेसिस पर भी आप पहले से ऐसे डाउट्स पूछ लेते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, आप अच्छे से देखिएगा, वो डाउट सब आपके पहले से ही सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोग इससे पहले के लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कंपाउंड से रिलेटेड जो और पहले की बातें थी। कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, कैटिनेशन क्या है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन क्या है, और ये सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो वहां से आपको वो सारी चीजें पढ़ने की जरूरत है अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा है तो अब हम अगर देखना चाहें कि एल्केन्स क्या है, तो एल्केन्स के बारे में आपको पूरी बात पता होनी चाहिए। ये क्या होते हैं भाई, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये है क्या, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन्स के बारे में जैसे ही बात हो सबसे पहले आप क्या बताएंगे कि ये एल्केन्स क्या, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सेचुरेटेड का मतलब होता है जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, ठीक है। अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स आपका ओपन चेन भी हो सकता है और साइक्लिक भी हो सकता है। तो ओपन चेन एल्केन हो सकते हैं और साइक्लिक एल्केन भी हो सकते हैं। तो जैसे हमने अगर बात करी आपसे और हमने 3 कार्बन का ऐसे एल्केन लिया, CH3, CH2, CH3, इस तरीके से हमने लिखा, तो ये क्या लिखा हुआ है, प्रोपेन, ठीक है। अगर हम इसी को साइक्लिक में कन्वर्ट करें तो अब यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये CH2 CH2 आपस में जुड़े हैं, और साइक्लिक का मतलब हो गया कि अब इस कार्बन को आप फिर इस कार्बन से भी जोड़ दीजिए। तो ये क्या बन गया, ये प्रोपेन ही है, लेकिन अब यहां ये साइक्लिक फॉर्म में है, तो नेम के आगे हम लोग बस क्या लगा देंगे, साइक्लोप्रोपेन, है ना। तो प्रोपेन और साइक्लोप्रोपेन ये आप देख रहे हैं, और दोनों में ही आपको क्या ध्यान रखना है कि कहीं पर भी यहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। तो एल्केन्स बेसिकली क्या हो गए, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये साइक्लिक भी हो सकते हैं और ओपन चेन भी हो सकते हैं। अब साथ ही साथ बात आती है कि कंपाउंड स्ट्रेट चेन भी होते हैं और कंपाउंड ब्रांच चेन भी होते हैं। तो ब्रांच चेन का मतलब कि जैसे अगर इसी में हम दूसरा कंपाउंड बनाएं और यहां हमने कुछ इस तरीके से कंपाउंड ले लिया, तो अब ये जो कंपाउंड हमने बनाया ये क्या है, ये कंपाउंड आपका ओपन चेन तो है, लेकिन ओपन चेन में ये कैसा हो गया, ब्रांच हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप नंबरिंग करोगे तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो नेम क्या लिख देंगे आप फिर, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये नेम हो गया इसका 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन यहां पर नेमिंग आ गई। और ये क्या होता है भाई, आप जानते हैं इसे हम लोग बोलते हैं कॉमन नेम में आइसोब्यूटेन। तो जब कॉमन नेम बोलते हैं आइसोब्यूटेन तो उसमें आपको टोटल कार्बन देखने होते हैं। टोटल कार्बन कितना है, 1, 2, 3 एंड 4। तो नेम क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। क्या हुआ आइसोब्यूटेन का आईपीएसी नेम, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब समझिएगा, एल्केन्स में आपसे पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक जो आइसोमर्स होते हैं वो कौन से आइसोमर होते हैं, तो चेन आइसोमर। आपका आंसर होना चाहिए कि एल्केन्स जनरली कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में आइसोमर्स जैसे हम लोग बोलते हैं तो क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी सेम बट देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जब डिफरेंट होता है तो हम लोग बता देते हैं कि वहां पर आइसोमर एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर वो किस में डिफर करें, चेन में डिफर करें, तो हम लोग फिर बोलते हैं क्या होंगे, वो चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए एल्केन, ये ओपन चेन भी हो सकते हैं और साइक्लिक भी हो सकते हैं, जैसे हमने साइक्लोप्रोपेन बनाया। ऐसे यहां पर हो सकता है कि ये कार्बन कार्बन ना लिखा हो, ऐसे लिखा होता। तो अब ये जितने भी पॉइंट होते हैं ये सब कार्बन होते हैं, जितने भी पॉइंट हैं ये क्या है, कार्बन है। तो आपको कितना पॉइंट दिख रहा है, 4। तो नेम क्या हो गया यहां पर, साइक्लोब्यूटेन। क्या हो गया नेम यहां पर, साइक्लोब्यूटेन, राइट।
बहुत ही इजी है, मतलब इससे इजी और कुछ हो ही नहीं सकता। और रिवीजन पार्ट में अभी अगर हम लोग ये बातें डिस्कस कर रहे हैं तो मतलब आपको बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। तो ये नेम हो गया साइक्लोब्यूटेन। अगर हम ऐसे 5 कार्बन की चेन ले लेते, 5 कार्बन के यहाँ पर हम लोग रिंग ले लें, चेन की क्या बात करें, तो अब यहाँ पर अगर 5 कार्बन की रिंग आप ले लेते हैं तो नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सेचुरेटेड का मतलब कहीं पर भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, और वहां सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, दूसरी बात करेंगे अब एल्केन में आपने जनरली सीखा है कि जब आइसोमर्स की बात करें तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं। कौन सा, एक नॉर्मल ब्यूटेन होता है बेटा और एक आइसोब्यूटेन होता है। अच्छे से आपको बताया हमने, वीडियो में भी आपने देखा होगा, रिकॉर्डिंग वाले में, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन अभी हमने बनाया था आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर। दूसरा यही पेंटेन में आपको सीखना है, तो पेंटेन के कितने आइसोमर होते हैं बेटा, पेंटेन के आइसोमर कौन से होते हैं, नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन के बाद अगर हम बात करें तो आपके पास आएगा आइसोपेंटेन, और आइसोपेंटेन के बाद अगर हम बात करें चेन आइसोमर में तो आ जाएगा नियोपेंटेन। ठीक है, तो ये 3 आपको यहाँ देखना है और इनके आईपीएससी नेम भी आपको बनानी है। तो नॉर्मल पेंटेन में क्या होता है, सभी कार्बन चेन सीधी लाइन में होंगे। आइसोपेंटेन में एक कार्बन कहाँ लग जाएगा, चलो भाई देख लेते हैं इसमें, ये देखिए, तो 5 कार्बन हमने ऐसे लगा दिया। अब इन कार्बन पे आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर ड्रॉ करना हो तो आप क्या करेंगे, आप हर जगह क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन, मतलब कार्बन की टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, राइट। तो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करनी है तो कार्बन पे जितने बॉन्ड दिखें काउंट कर लो, जो रह जाएं उस पे हाइड्रोजन लगा दीजिए। बस यही इसमें कंसेप्ट है और कुछ नया तो है नहीं। कार्बन की वैलेंसी काउंट करो और जितने रह गए वहां पर हाइड्रोजन लगा दो। तो ये मेन कंसेप्ट क्या है कि कार्बन टेट्रा वैलेंसी नेचर का होता है। टेट्रा वैलेंसी मतलब क्या हो गया बच्चों, कि यहां पर कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी किसमें होती है, कार्बन की, और इसी को बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी नेचर। कैटिनेशन की बात करते हैं तो ये क्या होता था, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। रिवीजन का मतलब आपको सारी चीजें मेमोराइज हो और चीजें पहले से याद होनी चाहिए क्योंकि आपने रिकॉर्डेड वीडियो देख रखा है। ठीक है, तो कैटिनेशन का मतलब हो गया सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। इसमें कार्बन में कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन होता है कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी मैक्सिमम किस एलिमेंट में होती है, कार्बन में। कौन सा एलिमेंट है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए इसेंशियल है, कार्बन है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी है। अब अगर हम बात करते हैं आइसोपेंटेन की, तो क्या आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनेगा, अब यहां पर 4 कार्बन ऐसे रहेंगे और एक कार्बन यहां साइड से लग जाएगा। तो अब इसमें भी अगर आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना होता तो यहां पर हाइड्रोजन कितने लगते भाई, 3। लेकिन स्ट्रक्चरल का मतलब है कि आप हाइड्रोजन को सब बॉन्ड से दिखाइए। ठीक है, यहां हम ऐसे बना दे रहे हैं कंडेंस फॉर्म में, यहां कितना हाइड्रोजन आया, 1, यहां कितना है, 3, और यहां कितना, 3। ठीक है, तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा, इधर से नंबरिंग कर लो, तो 1 2 3 4, तो नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नेम हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, ये हो गया किसका, आइसोपेंटेन का। अब अगर नियोपेंटेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 सीधी लाइन में कर दो और 2 को लगा दो साइड में। ठीक है, फिर यहां पर भी आप क्या लगाओगे, हाइड्रोजन लगाओगे, तो 3 हाइड्रोजन, यहां पे 3 हाइड्रोजन, यहां पर भी 3 हाइड्रोजन और यहां भी 3 हाइड्रोजन। नंबरिंग करोगे तो 1 2 और ये 3, तो नेम क्या हो जाएगा, 2,2 डाई मिथाइल, और नंबरिंग 3 की करिए है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो नियोपेंटेन का ये नेम हो गया 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्लियर हो गया ना, बहुत अच्छे से समझ के चलो। तो यहाँ पर आपको ये 2 चीजें याद रखनी है, ब्यूटेन और पेंटेन के आइसोमर एल्केन में। तो ये आपका यहाँ से एल्केन के बारे में चीजें थोड़ी सी आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब मीथेन का हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें तो मीथेन, आप मीथेन का जब स्ट्रक्चर देखोगे बेटा तो मीथेन आपको इस तरीके से बना हुआ दिखेगा।
ठीक है, ये सब बहुत बेसिक बातें मतलब आपको आनी ही चाहिए। एक तो आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब आपने इसमें क्या देखा कि इसमें आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। अब यहाँ कार्बन के पास क्या होते हैं भाई, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक एक किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। तो इस तरीके से आप वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल भी बना सकते हो, और ये बॉन्ड लाइन सिंबल हो गया। जब इसका ज्योमेट्रिकल फॉर्म बनाओगे तो ये टेट्राहेड्रली अरेंज होता है, तो आपको फिर कुछ इस तरीके से बनाना पड़ता है। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर बना है ये कौन सा है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म है इसका, ठीक है। तो ये इसमें ज्योमेट्रिकल फॉर्म में आपको कैसा दिखेगा, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है किसका, मीथेन का। तो मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया टेट्राहेड्रल, और यहाँ पर आपको याद रखना है बॉन्ड एंगल जो होता है 109.5 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी पता चल गया। चलो अब बात करते हैं आगे एल्केन्स में, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में अगर हम बात करें कि एल्केन्स बनाते कैसे हैं, कैसे एल्केन्स आप प्रिपेयर करोगे, तो इसमें सबसे जो फर्स्ट मेथड है वो मेथड है भाई डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। देखेंगे जरा, डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। अब डीकार्बोक्सिलेशन मेथड है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर पता होना चाहिए कि आप सबस्ट्रेट क्या लेंगे और उस सबस्ट्रेट के ऊपर क्या रीजेंट मिलाएंगे, ठीक है। तो सबस्ट्रेट आप समझिए यहाँ पर होगा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्या मिलेगा सबस्ट्रेट आपको, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होगा आपका सबस्ट्रेट। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ये एल्काइल चेन हो और यहाँ पर क्या लिया हो आपने, ठीक। ये आपका हो गया क्या, रिएक्टेंट, या जिसे बोल रहे हैं सबस्ट्रेट बोल रहे हैं। रीजेंट आप क्या लेंगे, रीजेंट मतलब जो रिएक्शन कराएगा। तो यहाँ रीजेंट हम लोग लेते हैं बेटा सोडा लाइम मिक्सचर, ठीक है। क्या लेंगे, सोडा लाइम मिक्सचर। जरा देखिए सोडा लाइम मिक्सचर क्या होता है, ये है NaOH और CaO का मिक्सचर। तो NaOH और CaO का मिक्सचर, लेकिन यहाँ CaO क्या करता है, ये काम करता है ड्राइंग एजेंट की तरह। किसकी तरह काम करेगा, ड्राइंग एजेंट की तरह। तो ये ड्राइंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इसको हम ये दोनों मिला के जो मिक्सचर है इसी को हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम मिक्सचर। अब जरा देखिए क्या होता है, जैसे ही आप मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराओगे, किसके साथ, इस रीजेंट के साथ। रीजेंट आपने क्या लिया है, NaOH और CaO, और इसको आपने क्या किया, हीट कर दिया। जैसे आप हीट करेंगे, आपको पूरा मैकेनिज्म नहीं समझना है बच्चे, आपको इतना समझना है कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था इसमें जो CO2 ग्रुप है ये निकल जाएगा और वो निकलेगा कार्बोनेट के फॉर्म में। कार्बोनेट कहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ से ये बनाएगा क्या, Na2CO3, जो आपने लिया है उसी का कार्बोनेट निकल गया, तो Na2CO3, ठीक है। साथ साथ में ये 2 मोल रहेगा तो वहां से निकलेगा। यहां से ये जो आप देख रहे हो हाइड्रोजन, अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे तो ठीक है, अब यहाँ पर ये CO2 निकला Na2CO3 के फॉर्म में, और हमारे पास ये जो एल्काइल ग्रुप है और ये हाइड्रोजन, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो RH। तो आपने बहुत पहले से पढ़ा है कि RH क्या होता है, एल्केन, और यहाँ से जब एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो वो क्या हो जाता था, एल्काइल, ठीक है। तो आज उसी R में एक हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, एल्केन हो गया। समझो समझो, ये क्या हो गया, एल्केन हो गया। तो बड़ा सिंपल है कि आपको बस ये रीजेंट पहचानना है, और इस रीजेंट की प्रेजेंस में आपको बस इतना याद रखना है कि ये CO2 किस फॉर्म में निकल जाएगा, कार्बोनेट के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा Na2CO3, और जो यहाँ H है उसको इधर की तरफ शिफ्ट कर दो, क्या बन जाएगा, एल्केन, ठीक है। अब जैसे हमें यहाँ पर मीथेन बनाना होता तो थोड़ा सा स्पेस ले लें बच्चों, इसको देख लीजिए, नोट करिए, और फिर स्पेस लेते हैं। अब आपको मीथेन बनाना है, तो मीथेन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एसिटिक एसिड लेंगे, ठीक है। ये आपने क्या लिया है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम लोग IUPAC नेम के अकॉर्डिंग जाने तो इसे क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड।
क्या बोलेंगे, इथेनोइक एसिड। अब जरा देखिए आप क्या करेंगे, इसमें आपको इसमें डीकार्बोक्सिलेशन कराना है। तो डीकार्बोक्सिलेशन जैसे ही कराना है, इसका मतलब आपको क्या चाहिए, NaOH और क्या चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ क्या करेंगे, हीट कर देंगे। जब आप हीट करेंगे तो हमने आपको बताया कि आपको क्या करना है सिंपली इसमें बेटा, ये लो ये निकल गया CO2, किस फॉर्म में निकलेगा, Na2CO3 के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में। तो जैसे ये Na2CO3 के फॉर्म में निकला, यहाँ से H और ये CH3 उसी के साथ काउंट कर दो, ये बन गया क्या, CH4। तो क्या बना, मीथेन। क्या बन गया भाई, मीथेन। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो इससे क्या बन गया, मीथेन। सपोज आपको इसी मेथड से इथेन बनाना है, तो बस आप एसिड में एक कार्बन और बढ़ा दो, एक कार्बन और बढ़ा दीजिए। तो ये जो एसिड हो गया आप 3 कार्बन का, तो इसके लिए हम लोग नेम क्या बोलते हैं, प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाता है, प्रोप टर्म, तो नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। अभी भी आपने रीजेंट वही लेना है। रीजेंट क्या है आपके पास, NaOH CaO का मिक्सचर, मतलब सोडा लाइम मिक्सचर। और जैसे ही आपने सोडा लाइम मिक्सचर मिलाया, ये CO2 निकला किस फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, हो गया Na2CO3 भाई साहब। और ये आप देखिए CH3 CH2 और ये H यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, C2H6। तो ये क्या बना, इथेन। तो आप इथेन हो या मीथेन हो, आप इस मेथड से इजिली बना सकते हैं, ठीक है। तो एल्केन्स यहाँ पर प्रिपेयर करने का ये तरीका हो गया डीकार्बोक्सिलेशन मेथड से, जहाँ से हम लोग इसको बना सकते हैं। और भी मेथड है, लेकिन आपके सिलेबस लेवल पे सिर्फ इसी की बात की गई है, तो आप इससे ज़्यादा मत पढ़ें, अदरवाइज मेथड और भी हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन की अगर बात करें तो एल्केन्स बेसिकली कौन सी रिएक्शन देता है, ठीक है। तो एल्केन्स में बेसिकली कौन सी रिएक्शन होती है, ये हमें यहाँ पर समझना है। तो एल्केन जनरली बेटा क्या देगा, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। अब बेटा आपके लेवल पे ये आप समझ नहीं पा रहे होंगे, तो हम आपको बताएं कि आप क्या याद करिए, आप सिर्फ याद करिए एल्केन कौन सी रिएक्शन देता है, सब्सटीट्यूशन। एल्केन कौन सी रिएक्शन देगा, सब्सटीट्यूशन। अब आप भूल जाइए आगे वाला, ये आप छोड़ दो, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एल्केन्स में कौन से रिएक्शन की बात करेंगे, सब्सटीट्यूशन। एल्केन में केमिकल प्रॉपर्टी की बात है तो वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देगा, याद हो गया ना, सब्सटीट्यूशन, ठीक है ना। चलो भाई आगे देखते हैं। अब सब्सटीट्यूशन जैसे ही कराना है, इसका मतलब हमें कुछ करना पड़ेगा इसमें। और सब्सटीट्यूशन में बेटा आपने रिकॉर्डेड वीडियो में देखा होगा, जैसे हमने क्लोरीनेशन की बात करी थी, तो इसमें हमें चाहिए क्या, रोशनी। रोशनी मतलब आपको चाहिए भाई लाइट। तो यहाँ से आपने लिया क्लोरीन, और क्लोरीन को किसके साथ लिया, रोशनी के साथ, मतलब आपने लिया है यहाँ पर भाई सनलाइट ले लिया, लो। हाँ जी, अब क्या होगा, अब आपको यहाँ सब्सटीट्यूशन कराना है। और सब्सटीट्यूशन जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने लिया है मीथेन को एक्सेस में, और क्लोरीन को लिया है बेटा 1 मोल, ठीक। तो ये क्या करेगा, जैसे ही इसको देखोगे Cl को, तो ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, तो यहाँ बचा CH3, और ये आ गया उसकी जगह, एक H वहाँ से चला गया, उसकी जगह आया Cl। जो H यहाँ से गया, और यहाँ एक Cl बचा हुआ है, देखो Cl कितने हैं, 2, ठीक है। Cl कितने हैं भाई, 2 हैं। तो ये Cl अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया, ठीक। अब यहाँ से एक Cl आ गया CH3 के पास, तो एक Cl इसका बचा रहा, तो वो Cl कहाँ गया, इस H के साथ, मतलब यहाँ क्या बच गया, ये लो HCl बन गया। क्या बन गया, HCl। तो ये आपका मिथाइल होता था, तो मिथाइल क्लोराइड बना। क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब मिथाइल क्लोराइड बोले, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं IUPAC नेम के अकॉर्डिंग क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। तो दोनों नेम है, मिथाइल क्लोराइड क्या हो गया, कॉमन। अब जरा इसमें थोड़ा सा चेंज करें, और चेंज क्या है, यही CH4 लिया, लेकिन इस बार हमने Cl2 एक्सेस में ले लिया।
तो देखिए अब यहां से हाइड्रोजन एटम किससे रिप्लेस्ड हुआ था, हैलोजन से, और हैलोजन में क्या था आपके पास, क्लोरीन। तो रिएक्शन का नेम हो गया था हैलोजिनेशन, और हैलोजिनेशन में क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हुआ था, इसलिए क्या हो गया था, क्लोरीनेशन। ठीक है, यहां पर जरा देखो वही काम कर रहे हैं। आपने क्या लेना है, फिर सनलाइट लेना है। इस बार आपका Cl2 एक्सेस में है, तो जितने भी हाइड्रोजन है वो सब हट जाएंगे स्टेप वाइज स्टेप। तो पहले स्टेप में क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl। अभी Cl आपका किस में है, एक्सेस में है, तो फिर से ये CH3Cl क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, और फिर से रिएक्ट करेगा, तो भाई साहब क्या बन जाएगा, CH2Cl2 फिर से क्या, HCl। ठीक है, ऐसे फिर रिएक्ट करेगा, तो फिर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CHCl3, फिर रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, CCl4। तो आपके पास यहाँ पर ये प्रोडक्ट देखिए क्या क्या मिला, ये है, और एक प्रोडक्ट ये है, और प्रोडक्ट ये है, और प्रोडक्ट ये, और जितनी बार ये बनेगा उतनी बार HCl वहां से रिलीज होगी। अब आप जरा समझो, अब क्या CCl4 के बाद भी बनना पॉसिबल है, तो अब बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने भी हाइड्रोजन आपके पास थे वो सभी हाइड्रोजन आपने रिप्लेस करा दिया, सब्स्टिट्यूट करा दिया, किससे, क्लोरीन के एटम से। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट था और इसको पढ़ना था बेटा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, एल्कीन। जैसे एल्कीन की बात करते हैं तो तुरंत फिर हमें समझना होगा कि एल्कीन क्या होते हैं। तो एल्कीन की बात करोगे तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब कि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होगा भाई साहब, डबल बॉन्ड। क्या प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कहाँ पर, एल्कीन में। जैसे डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो हम यहाँ तुरंत एक स्ट्रक्चर की बात करें, और स्ट्रक्चर होगा वो ईथीन का। तो ये आपको ईथीन का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। ईथीन आप इस तरह से बना सकते। ईथीन के बारे में आप क्या समझ सकते हो, ये है सिंपलेस्ट एल्कीन। क्या है ये, सिंपलेस्ट एल्कीन। और क्या बोल सकते हो इसे, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन, है ना। यही क्या है भाई, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन की ये, एल्कीन सीरीज की ये फर्स्ट मेंबर होगी। कैसे हम बोल रहे हैं, एल्कीन कैसे पहचानोगे, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड कहीं भी प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, एल्कीन होगा। और एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या है, ईथीन है, और यही क्या है, सिंपलेस्ट है। और एल्कीन की अगर जनरल फार्मूले की बात करें तो आपको ये सब पहले से पढ़ रखा आपने, ये तो रिवीजन क्लास है फिर भी बता रहे हैं, CnH2n। ठीक है, और एल्केन के लिए आपको क्या याद होना चाहिए, CnH2n+2। किसके लिए है ये, एल्केन के लिए। और जब ये आप बता ही रहे हैं तो आपको ये भी बताना होगा कि एल्काइल क्या होता है, CnH2n+1। ठीक है, एल्काइल क्या हो जाता है बच्चों, CnH2n+1। ठीक है, कई वन हो गया यार, एक ही वन से काम चलाओ भाई। ये लो, तो CnH2n+1। तो इस तरीके से आपने क्या समझा, एल्केन का फार्मूला CnH2n+2, एल्कीन का फार्मूला CnH2n, और एल्काइल का फार्मूला हो गया CnH2n+1। किसका है ये, एल्काइल का है। तो इथीन के बारे में समझ गए। और आपने ये भी देख लिया कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कार्बन हाइड्रोजन कितने बॉन्ड हैं भाई, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, एक कार्बन हाइड्रोजन, और इस तरीके से 4 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये लो, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 4। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितना है, 1। डबल बॉन्ड बोल रहे हैं, हाँ। तो ये 2 सिंगल कोवैलेंट ना बोल देना, ये कैसा है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इसी में अगर नेक्स्ट मेंबर की बात करते हैं तो आपको क्या करना था, आपको बस एक डबल बॉन्ड और एक कार्बन, यहाँ पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा देना, एक कार्बन बढ़ा देना है चेन में। ठीक है, तो इस तरीके से ये, अब आप देखिए कितने कार्बन का हो गया, 3 कार्बन का हो गया। तो नंबरिंग करेंगे तो ऐसे ही चलेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास में रहे बेटा। तो अब ये क्या हो जाएगा नेम यहाँ पर, प्रोप 1 इन, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो क्या,
प्रोपीन, क्योंकि 1 लिखना ना लिखना एक ही बात है। तो ये हो गया प्रोप 1 इन, या इसी को क्या बोल देंगे, प्रोपीन। तो कहीं पर भी आपको ये देखने को मिले। अब एल्कीन भी साइक्लिक भी हो सकता है, तो अगर साइक्लिक वाले पे आए तो देखें जरा, तो अगर आपने ऐसे लिया और यहां डबल बॉन्ड लगा दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, साइक्लोब्यूटीन, है ना। जहां से नंबरिंग चलोगे वहीं चल देंगे। तो देखो अगर यहां से चल रहे हो तो 1 2 3 4, तो साइक्लोब्यूट 1 इन, तो बात एक ही है। आप चाहे नंबर लिखिए या नंबर ना लिखिए, ऐसे आप 6 मेंबर की रिंग बना दो और यहां कहीं डबल बॉन्ड लगा दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सीन, राइट। ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि अब आपके पास रिंग में कितने हैं, 6 मेंबर हैं। अब चलिए भाई दूसरी बात देखते हैं। अगर एल्कीन में आप देखें तो ये मेनली कौन सी रिएक्शन देंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में, एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन है, क्या देंगे, एडिशन रिएक्शन। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। जैसे हम लोग अभी इससे पहले एल्केन के लिए पढ़ रहे थे क्या, सब्स्टिट्यूशन, यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन सिर्फ यही नहीं देंगी, एडिशन रिएक्शन भाई साहब एल्कीन भी देंगी और एल्काइन भी देंगी। तो एल्कीन और एल्काइन की मेन जो रिएक्शन है वो कौन सी है, एडिशन रिएक्शन। एल्कीन और एल्काइन की मेन रिएक्शन क्या होगी, एडिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया ना, ठीक है। एल्केन की मेन रिएक्शन कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई बात समझ में। चलो यहाँ एल्कीन में और एक बात करें तो इनके बीच पोजीशन आइसोमर्स की बात कर लें जरा। देखें अगर हमने ऐसे 4 कार्बन की एल्केन बनाई, एल्कीन, ठीक है, 4 कार्बन की एल्कीन बनाई, तो ये एल्कीन लिखा है ब्यूट 1 इन। बोले कैसे भाई, देखो देखो कैसे बन गया, 1 2 3 और ये 4। आ रही बात समझ में ना, 1 2 3 4 कहाँ से चल रहे हैं, वहीं से चल रहे हैं जहां से डबल बॉन्ड पास में है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड इधर से पास में आया। अब देखो चेन 4 कार्बन की है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां से पोजीशन इसकी चेंज कर लेते हैं। अब अगर हम पोजीशन इसका चेंज करते हैं तो देखिए क्या होता है, पहले हमने डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे लगाया है, इस बार डबल बॉन्ड को यहां लगा देते हैं। तो अब यहां पर नंबरिंग करोगे, जब अब नंबरिंग करेंगे आप, तो अब क्या देखने को मिलेगा, चाहे इधर से करें चाहे उधर से करें, इधर से आ जाओ 1 2 3 4, है ना। तो अब आपको क्या मिला, ब्यूट 2 इन, क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन। तो ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन। अब आप इसमें अगर काउंट करें तो कार्बन देखिए आपके पास कितना है, 1 2 3 4 कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट करिए, हाइड्रोजन कितना है भाई, 2 3 5 एंड 3 8, मतलब हाइड्रोजन हो गया 8। यहां आ जाएं, यहां काउंट करके देखें, कार्बन यहां भी 4 है। हाइड्रोजन देखिए 3 1 4 5 एंड 3 8, इसका मतलब C4H8। भैया मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूले से आपको क्या पता चलता है, मॉलिक्यूलर फार्मूले से आपको सिर्फ पता चलता है नंबर ऑफ एटम के बारे में, कि कितने नंबर ऑफ एटम पर्टिकुलर कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो अब आपने देखा कि दोनों ही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो आप क्या बताएंगे कि वो आपस में क्या है, आइसोमर है। लेकिन कौन से आइसोमर है, इसको कैसे पहचानेंगे। तो आपने क्या देखा कि भाई ब्यूट का नंबर सेम है, ब्यूट है, यहां भी 4 कार्बन है, यहां भी 4 कार्बन है, लेकिन यहां चेंज क्या हो गया, ये जो आपने डबल बॉन्ड लगाया था जी, ये कहां पे था, फर्स्ट पे, और ये कहां पे आ गया, सेकंड पे। बोलो क्या बदल गया, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। अरे नेम से ही पता चल गया कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये आइसोमर आपस में कैसे हो गए बेटा, पोजीशन आइसोमर। कैसे हो गए, पोजीशन आइसोमर। तो एल्कीन में आपको देखने को मिल सकता है पोजीशन आइसोमर, और अगर कहीं कार्बन का नंबर चेंज हो रहा हो, उसमें चेन चेंज हो रही हो, तो वहां आपको देखने को मिलेगा चेन आइसोमर। ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। चलो आगे चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन की प्रिपरेशन कैसे करना है, तो इसमें सबसे अच्छा मेथड होता है फ्रॉम एल्कोहल। देखो देखो कैसे बनाएंगे यार, यही सब लोग पूछते रहते हैं, आज इसी पे बात हो रही है, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल की जैसे ही हम बात करें, सबसे पहले हम ये अपना बहुत प्यारा एल्कोहल है ये CH3CH2OH,
ये सबका फेवरेट है ऑल टाइम, लेकिन ये फेवरेट नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारे पास इथेनॉल। क्या है ये? इथेनॉल। इथेनॉल में आपने क्या करना है, इथेनॉल में आपको मिला देना है जी कंसंट्रेट H2SO4। क्या मिलाओगे? कंसंट्रेट H2SO4 और इसे हीट कर दोगे। ठीक है, जैसे ही इसे हीट करोगे देखना यहां हो जाएगा कुछ चेंज। क्या होगा चेंज? इस कार्बन के स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखो। तो ये जो आपने बनाया यहाँ 3 हाइड्रोजन लगाया था जी, बिल्कुल 3 हाइड्रोजन लगा हुआ, और ये देखिए हाइड्रोजन और यहाँ जी OH। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको यहां से करना है इस वाले कार्बन से OH निकालना है और इस बगल वाले कार्बन से H निकालना है। जब OH और H मिलके निकल जाएगा तो यहां क्या निकलेगा? H2O। ठीक है, क्या निकल जाएगा? H2O। देखो भाई, यहां से OH और यहां से H, तो एक वैलेंसी यहां ये फ्री हो गई और एक वैलेंसी ये फ्री हो गई। मतलब एक वैलेंसी इस कार्बन के फ्री और एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री। तब जो दोनों के पास एक एक वैलेंसी फ्री है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, दोनों आपस में ही शेयर कर लेंगे अपने इलेक्ट्रॉन, और शेयर करके बीच में क्या लगा देंगे? फिर डबल बॉन्ड। तो इधर क्या बचा भाई? देखो यहां बचा आपके पास CH2। देखो ये C और 2 हाइड्रोजन तो हो गया क्या? CH2। और फिर इधर भी CH2 बचा, बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। बोलो भाई, बन गया ना? देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, फिर से देखिए आप। ठीक है, यहां हो गया ना CH2 और ये फिर CH2, ये OH और H तो निकल गया जी। तो ये इस रिएक्शन में आपने क्या देखा कि कुछ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? वाटर। वाटर के निकलने से ये रिएक्शन हुई है। और वाटर निकला किसकी वजह से? कंसंट्रेट H2SO4 की वजह से। वाटर बाहर जा रहा है तो D का मतलब हो गया रिमूवल। D का मतलब क्या हुआ? रिमूवल। और क्या है? वाटर से रिलेटेड टर्म होता है हाइड्रेशन, तो नेम हो गया डिहाइड्रेशन, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो इथेनॉल से इथीन कैसे बनाया? बाय द डिहाइड्रेशन मेथड। कौन से मेथड से? डिहाइड्रेशन मेथड से। अभी हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन कैसे बनाया था? डीकार्बोक्सिलेशन। तो वहां क्या निकल रहा था? CO2 गैस इन फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। ठीक है, मेटल कार्बोनेट। यहां क्या हो गया? डिहाइड्रेशन। क्या बन गया आपका? इथीन बन गया ना? इथीन बन गया। तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन से आपका बन रहा है इथीन। इस तरीके से इथेनॉल से हम क्या बना सकते हैं? इथीन बना सकते हैं। तो एल्कीन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्पेशली इथीन ही पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इथीन को बना लिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एल्कोहल में क्या कराना है? डिहाइड्रेशन कराना है, ये कर लिया। और ऐसे जब कि रिमूवल होता है तो रिएक्शन का नाम हो जाता है एलिमिनेशन। क्या हो जाता है? एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन से बन गया। तो एल्कोहल में क्या कराया? डिहाइड्रेशन, रिएक्शन हो गया डिहाइड्रेशन। ऐसे बोलेंगे क्या? एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बना? इथेनॉल से क्या बना? इथीन बन गया। और आप देखिए दूसरा वाला बिल्कुल मतलब मजा आ जाएगी इस वाले में। अब आप लेंगे एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड में हम लोग जैसे हमने एल्कोहल लिया था वैसे यहाँ पर ले रहे हैं। फिर से देखो H और इस जगह हमने ले लिया, चलो Cl ले लेते हैं। ऑल टाइम यही आपको मिलता है रिएक्शन में, हम भी यही ले लेते हैं। यहां पर आपको करना है, रिएक्शन कराना है, और इस रिएक्शन में आप क्या करेंगे? आप लेंगे एल्कोहलिक मीडियम में KOH। तो KOH को एल्कोहलिक सॉल्यूशन में लेंगे और जैसे ही लेंगे इस बार इस वाले कार्बन से Cl और इस वाले कार्बन से फिर H निकलेगा, लेकिन इस बार निकलने का तरीका अलग है। अभी हमने डिहाइड्रेशन बोला था, अब यहाँ Cl निकल रहा है मतलब हैलोजन निकल रहा है, तो डिहाइड्रोजिनेशन बोल सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन भी निकल रहा है तो डिहाइड्रोजिनेशन बोल सकते हैं। तो अब दोनों एक साथ बोलें तो नेम क्या हो जाएगा? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्यों? क्योंकि हैलोजन भी निकल रहा है और हाइड्रोजन भी निकल रहा है। तो रिएक्शन का नाम क्या हो गया? यहाँ पहले यही याद करें, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है, जिनेशन का मतलब जुड़ना, जैसे हाइड्रेशन का मतलब जुड़ना था, ऐसे यहाँ हाइड्रोहैलोजिनेशन दोनों जुड़ते, लेकिन नेम के आगे क्या लगा दिया अपन लोगों ने? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है, तो एल्कोहलिक KOH के साथ Cl और H जाना है जी। अब क्या करेंगे? फिर वहां से आपके पास क्या बचेगा? CH2
और इधर भी क्या बचेगा, CH2, ठीक है, दोनों तरफ वही बचेगा। अब जो हैलोजन निकलेगा वो K से पोटेशियम के साथ जाएगा तो KCl हो गया, और जो आपका H है वो किसके साथ जाएगा, OH के साथ, तो क्या हो गया, H2O। देखो इसको दो पार्ट में कर दिया, फिर से समझो भैया। देखो ये K किसके साथ गया, Cl के साथ, ठीक है। OH किसके साथ गया जी, OH चला गया आपका H के साथ, ठीक। तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन भी निकला और हाइड्रोजन भी निकला, तो रिएक्शन के नेम क्या हो गया, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है। क्या बनाया आपने भाई, इथाइल क्लोराइड से आपने क्या बना दिया, ईथीन, है ना। अब बच्चे बहुत टेंशन में होते, कह रहे हैं सर ये क्या लिखा है जी, ऐसे लिखा होता है C2H5Cl, कहते हैं सर ये तो हमें याद था, वो याद ही नहीं है। तो देखो जरा वही बात लिखी है, अरे जो ये है वही वो है भैया। देखो CH3CH2, तो क्या हो गया, C2H5, क्या हुआ, Cl, तो C2H5Cl, एक Cl हटाओ, एक हाइड्रोजन हटाओ, तो क्या बचा, C2H4। और बताओ, कह रहे ये तो बहुत आसानी से आ गया, ऊपर वाले में बॉन्ड तोड़ना जोड़ना बहुत कठिन लग रहा है, तो बिल्कुल वही है। देखो क्या लिखा है, C2H4, ठीक है। तो चाहे ऐसे याद करो या वैसे याद करो, ये है मेन, आपको दिख रहा है कि कैसे निकल रहा है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम, बहुत इजीली आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। अब एल्कीन से और क्या बना सकते हैं, तो एल्कीन से अगर हम बनाने की बात करें तो जैसे एल्कीन पे आप ब्रोमीन को ऐड कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, और इसका काम क्या होता है कि रेडिश ब्राउन कलर जो होता है इसका, देखिए ब्रोमीन में कुछ कलर आपको, जैसे ये ब्रोमीन है अभी, तो इसका कलर आपको कुछ दिखेगा, और ये रेडिश ब्राउन कलर रहेगा सॉल्यूशन का। लेकिन यहां पर है डबल बॉन्ड, तो रिएक्शन आप जानते हैं एल्कीन में मेन रिएक्शन कौन सी होती है, एडिशन, तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। जब टूटेगा तो एक ब्रोमीन आपका इस वाले कार्बन पे जुड़ जाएगा, और ये कार्बन कार्बन हो गया सिंगल बॉन्ड, और एक ब्रोमीन इस पे जुड़ जाएगा। तो अब ब्रोमीन फ्री फॉर्म में बची नहीं, तो जो रेडिश ब्राउन कलर था वो क्या हो गया, यहां पर कलरलेस हो गया। और ये कलरलेस होना सॉल्यूशन का ये कंफर्म कर देता है बेटा कि यहां पर क्या प्रेजेंट था, डबल बॉन्ड, क्या प्रेजेंट था, डबल बॉन्ड। यही रिएक्शन एल्काइन के लिए भी हो जाती है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में आ गया। और यहां से अगर हम कहीं और बात कर लें CH2 डबल बॉन्ड CH2 की, और यहाँ एडिशन कर दें HCl की या HBr की, तो अगर इसकी एडिशन हम लोग कराएं, यहाँ क्या होगा, फिर से ये बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ हाइड्रोजन दे दीजिए और दूसरी तरफ Cl को दे दीजिए, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl। तो डबल बॉन्ड ब्रेक होके जब कुछ वहां पर लग रहा है, जैसे आपने क्या किया, एक तरफ आपने यहाँ Cl जोड़ा और दूसरी तरफ आपने हाइड्रोजन जोड़ा, ठीक है। जब बड़ी क्लास में आएंगे तो ये सब तरीका बदल जाएगा, ऐसे नहीं ऐड करेंगे, और डिफरेंट मेथड हैं, फिर उसमें पूरे मैकेनिज्म को थोड़ा बहुत लेके चलेंगे, लेकिन अभी आपको तो लर्न करना है इस लेवल पे। तो आपने क्या किया है, डबल बॉन्ड को ब्रेक किया है, और डबल बॉन्ड ब्रेक करके एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ हाइड्रोजन एटम दे दिया है, सिंपली रिएक्शन हो गई, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। चलो नेक्स्ट आते हैं, एल्काइन की बात करते हैं। अब एल्काइन कैसे बनाना है भाई, एल्काइन बनाने का क्या तरीका है, तो एल्काइन जैसे हम लोग पहले फिर से बात करें तो ये क्या होगा भाई, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसे पहचानेंगे, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। कैसा होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अब इसमें भी अगर हम सबसे सिंपलेस्ट मेंबर की बात करें तो ये है सिंपलेस्ट मेंबर, जिसका नेम हो जाता है यहाँ पर इथाइन। इसी को अगर हम कॉमन नेम से बुलाते हैं तो ये हो जाता है एसिटिलीन। ये क्या है, फर्स्ट मेंबर है, तो फर्स्ट मेंबर है आपका फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन।
जब आप फार्मूले की बात करोगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n - 2। देखो 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 पूरी बात समझो, क्या हो गया जनरल फार्मूला, CnH2n - 2। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मींस कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। दूसरी बात, इथाइन इसका फर्स्ट मेंबर हो गया, इसी को हम लोग कॉमन नेम में एसिटिलीन बुलाते हैं। ये फर्स्ट मेंबर है किसका, एल्काइन सीरीज का, ठीक है। तो एल्काइन का ये फर्स्ट मेंबर हो जाता है। चलो भाई, और दूसरी बात करें जरा इस पे। अब एल्काइन से रिलेटेड अगर हम और बात करने जाएं तो यहाँ पर भी आप वैसे ही बता सकते हो कि यहाँ पर भी ये साइक्लिक में भी एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे अगर हमने बना दिया तो इसका नेम क्या हो गया, साइक्लोब्यूटाइन हो गया, ठीक है। अगर आपने 5 कार्बन की बात कर ली बेटा, तो 5 कार्बन वाले में आपने क्या देखा, यहाँ पर भी अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटाइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटाइन, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, कुछ ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन की बात करें तो यहाँ हम सबसे सिंपल अगर देखें तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं बेटा CH2Br, CH2Br, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम रिएक्शन कराएं और यहाँ पर रिएक्शन हम एल्कोहलिक KOH से करा दें, ये खैर आपसे सिलेबस में हट गया इस बार, ज़्यादा है नहीं तो टेंशन नहीं लेना, एक दो रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसे प्रिपेयर हो रहा है। तो एल्कोहलिक KOH, अब आप जानते हैं एल्कोहलिक KOH का मतलब एक बार हाइड्रोजन और दूसरी जगह से हेलोजन। तो यहाँ से एक जगह से हमने सपोज यहाँ से हटा दिया, क्या, चलो Br पहले यहाँ से हटा लेते हैं, ये Br हटा दें तो यहाँ क्या बचा, CH2, और उस जगह से हम क्या हटा दें, हाइड्रोजन, तो बीच में आया डबल बॉन्ड, तो क्या हो गया CHBr। देखो 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 क्या कह रहे हैं, यहाँ से Br गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, तो ये हो गया CH2, बीच में आ गया क्या, डबल बॉन्ड, तो CH2CH, CH2 डबल बॉन्ड CHBr। लेकिन ये एल्कोहलिक KOH अभी भी यहाँ Br है और यहाँ हाइड्रोजन है, तो एक बार और लगा के देख लेते हैं, ठीक है। तो एल्कोहलिक KOH, लेकिन इस बार आपको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, आगे की क्लासेस में चलेंगे तो यहाँ रीजेंट बदल जाएगा, आपके सिलेबस पे यही बात हो रही है तो इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से Br और यहाँ से हाइड्रोजन, तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ CH और एक बॉन्ड अब बीच में और आ गया, तो ये क्या हो गया, तो बन गया आपका क्या बन गया, इथाइन, ठीक है। ये आपका इथाइन आ गया। तो ये आपके सिलेबस में है नहीं इस बार ज़्यादा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं बात प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन की। एल्काइन कैसे रिएक्शन दे रहे हैं, तो जैसे एल्कीन दे रहा है वैसे एल्काइन दे रहा है, ये भी सिलेबस में नहीं है बेटा। तो यहाँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर हम यहाँ पर Br2 का एडिशन करना चाहें तो अब आपको यहाँ 2 मोल Br2 लेना होगा और CCl4, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ CCl4 ऐड कराया तो तुरंत अब बताओ आपको एक बॉन्ड ये तोड़ना है, एक बॉन्ड ये तोड़ना है, कम से कम 2 बॉन्ड तोड़ दीजिए। तो जब आपने 2 बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ क्या है CH, और ऐसे आप क्या करेंगे 2 ब्रोमीन इधर और 2 ब्रोमीन इधर, ऐसे लगा दिया आपने बस। तो यहाँ से आपको ये देखने को मिल रहा है आसानी से। तो यहाँ ये भी बन गया, वाटर का एडिशन भी कर सकते हैं, वाटर के एडिशन से भी अलग कंपाउंड बनेगा, तो टेंशन ही नहीं लेना है। चलो आगे आ जाते हैं। एल्कोहल, एल्कोहल के बारे में जो भी बात करें आपके लिए बहुत कम है। देखिए ROH, ये ऐसे देखें तो यहाँ पर क्या है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप से क्या जुड़ गया OH, अगर एल्काइल ग्रुप से OH जुड़ गया तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। एल्कोहल के लिए अगर आप IPAC नेम के अकॉर्डिंग देखते थे तो इसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं, ऑल। और अगर यहाँ पर प्रीफिक्स की बात करें तो आप क्या टर्म यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी। लेकिन आपसे इतना ज़्यादा केस पूछेंगे नहीं तो आपको टेंशन भी नहीं लेना है। तो हाइड्रोक्सी हो गया प्रीफिक्स की तरह और ऑल हो गया सफिक्स की तरह हो गया, ठीक है। कहीं पर भी IPAC नेम करना हो तो आप ये कोशिश करिए कि अगर वहाँ OH लगा हुआ है तो आप उसे मिनिमम पोजीशन दीजिए। तो ये 1, ये 2 और ये क्या हो जाएगा 3। तो नेम क्या आया भाई 3 के लिए प्रोपेन और क्या हो जाएगा 2 ऑल। तो ऐसे करके आप वहाँ पर नेमिंग कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। तो एल्कोहल में अगर आप जनरल फार्मूले की बात करें
तो यहाँ पर आपको CnH2n+1OH इस तरह लिख सकते हैं जनरल फार्मूला, या आप लिख सकते हैं CnH2n+2O। ठीक है, दोनों फार्मूला आप लिख सकते हैं। अगर H को आपने इधर कर दिया तो CnH2n+2O हो जाएगा, और आपने ऐसे ही रखा है तो CnH2n+1OH हो सकता है। तो यही फार्मूला अल्कोहल का है और यही फार्मूला ईथर का भी है। चलो आगे चलते हैं बेटा। अब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की बात करें तो अभी हम लोगों ने करना था एल्कीन आपने लिया, और एल्कीन की प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो ये एल्कीन की प्रॉपर्टीज है। यहाँ पर आप क्या करिए, वाटर जोड़ दीजिए, और वाटर जोड़िए किसमें, एसिडिक मीडियम में। तो जैसे ही हमने वहाँ पढ़ा था रिमूवल ऑफ वाटर, एक तरीके से वो डिहाइड्रेशन था, यहाँ वाटर का एडिशन कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन का नेम क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन। क्या नेम हो जाएगा, हाइड्रेशन। जब आप हाइड्रेशन कराएंगे किस पे, इथीन पे, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, और जैसे ही टूटेगा तो वाटर में आपके पास दो चीजें, एक H+ और दूसरा OH-। तो एक तरफ आप H दे दीजिए और दूसरी तरफ आप OH दे दीजिए बेटा। तो क्या हो जाएगा, CH3CH2OH। लो जुड़ गया। तो जुड़ने वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अगर यहीं पर हम लोग रिएक्शन करा दें CH3CH2Cl की, और इसकी रिएक्शन हम लोग करा दें इस बार KOH हो, लेकिन इस बार KOH कैसा हो, एक्वस मीडियम में हो। इससे पहले हम लोगों ने किस में लिया था, अल्कोहल में लिया था। इस बार किस में ले रहे हैं, एक्वस में ले रहे हैं, वाटर में ले रहे हैं। तो ये क्या करेगा, Cl हट जाएगा बेटा, उसकी जगह आ जाएगा OH। Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH। तो देखो जरा CH3CH2OH, जैसे आपने इसको मिलाया KOH को वाटर मीडियम में, तो ये क्या होता है बेटा, K+ अलग, OH- अलग हो जाता है, और ये जब यहाँ बॉन्ड टूटता है तो ये Cl- हो जाता है और ये प्लस हो जाता है। तो Cl- हट जाता है और उसकी जगह दूसरा OH- आ जाता है, तो CH3CH2OH। और इस बेसिस पे इस रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, Cl हट रहा है, कौन हटा रहा है, OH। तो रिएक्शन का नेम क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। तो आप एक्वस KOH से बना सकते हो क्या, अल्कोहल। दूसरा आप यहाँ पर वाटर का एडिशन कर सकते हो किस पे, एल्कीन पे। ठीक है, तो इससे अल्कोहल बन जाएगा। या एल्किल हैलाइड पे आपने क्या करा देना, एक्वस KOH की रिएक्शन। तो यहाँ Cl होता तब भी यही हो जाता, Br होता तब भी यही हो जाता, आयोडीन होता तब भी यही हो जाता। तो कुछ भी होता वहां पर डायरेक्ट आप रिएक्शन कर लेंगे। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में जब हम लोगों ने बात करी तो अभी हम लोगों ने यही रिएक्शन पढ़ी थी कि CH3CH2Cl, और इसकी रिएक्शन हम लोग करा दे रहे थे किससे, कंसंट्रेट H2SO4 से, और इसको हीट कर दे रहे थे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जा रहा था। तो यहाँ पर Cl की जगह हम लोग क्या लेंगे, OH लेंगे, अल्कोहल होना चाहिए। ठीक है, तो इथेनॉल है, और इथेनॉल से हम लोग क्या कर रहे हैं, इथेनॉल का कर रहे हैं डिहाइड्रेशन। तो क्या हो जाएगा, CH3। अब CH3 क्यों आएगा, अब तो हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और क्या आ गया, H2O। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि फिर से आपने वही रिएक्शन पढ़ी जो पहले अभी पढ़ी थी। तो ये रिएक्शन का नेम क्या हो गया, डिहाइड्रेशन। क्या हो जाएगा रिएक्शन नेम, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन से इथेनॉल से क्या बन गया, इथीन बन गया, इथेनॉल से बन गया इथीन। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा आ जाएगा। तो इतना टेंशन नहीं लेना है बस, क्योंकि इस बार सिलेबस आपका कम है। तो कुछ बच्चों के आप डाउट्स की बात कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चों का डाउट्स भी है। ऋषभ यादव इन्होंने पूछा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, नेचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेटा ये तो हम लोगों ने बहुत पहले रिएक्शन पढ़ लिया एसिड बेसिस साल्ट में, तो वहाँ आपने शायद पढ़ा नहीं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है यार, ये सब तो पढ़ लिया है, मतलब फिर क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन में जानते हैं एसिड प्लस बेस, और एसिड बेस की जब रिएक्शन होती है तो वाटर रिलीज हो जाता है बेटा, और जो बचता है वो क्या होता है, साल्ट। ठीक है, तो एसिड बेस की रिएक्शन होती है, उससे क्या बन जाता है, साल्ट और वाटर। तो अब जैसे एसिड आपने ले लिया HCl,
बेस आपने ले लिया NaOH, तो यहाँ से OH और यहाँ से H ये निकल गया, तो बचा क्या Na और क्या Cl, तो साल्ट क्या बना NaCl और क्या निकल गया वाटर। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब प्रीति मिश्रा जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन लिमिटेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये बेटा अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पीरियोडिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्लग त्रिपाठी जी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड सर व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का डिस्कशन खैर हमने किया है पिछले वाले लेक्चर में, आपने ध्यान नहीं दिया। फंक्शनल ग्रुप बेटा यही है, जैसे हमने अल्कोहल के लिए बात किया तो इसका क्या है OH। ठीक है, हमने कहा कि वो एमीन है तो इसके लिए फंक्शनल ग्रुप क्या है NH2। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसके लिए फंक्शनल ग्रुप क्या है COOH। एल्डिहाइड है तो फंक्शनल ग्रुप क्या है CHO। अगर वो कीटोन है तो फंक्शनल ग्रुप क्या है CO। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि अपने मेंबर्स में वो क्या होता है कि पूरे मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक जो आप एक ग्रुप देखते हो उस ग्रुप की वजह से उस पूरे फैमिली को हम पहचान लेते हैं कि वो क्या है, वो एमीन है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो एल्डिहाइड है, वो एल्कोहल है। वो किसकी वजह से हम आइडेंटिफाई करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की वजह से। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप की वजह से ही हम किसी कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो क्या है। निशांत कनौजिया, केमिकल रिएक्शन, हाउ टू लर्न और रिमेंबर केमिकल रिएक्शन। ओ माय गॉड, अब ये इसमें कौन सा इतना खतरनाक तुमने पूछ दिया। कैसे लर्न करना है इसके लिए बेटा आप बहुत अच्छी बात है खैर पूछ रहे हो, तो आप हमेशा याद रखिएगा केमिकल रिएक्शन जब भी आपको लर्न नहीं हो रही है तो आप एक बार कॉपी में लिखिए और लिखने के बाद आप उसको पढ़िए, फिर आप क्या करिए कि कॉपी को बंद कर दीजिए, फिर आप उसे मेमोराइज करिए कि देखिए जो आपने लिखा है वो आपके ब्रेन में उसकी इमेज प्रिंट हो पा रही है या नहीं हो पा रही। नहीं हो रही है तो फिर से बुक ओपन करिए और रिकॉल करिए और फिर से आप बुक क्लोज करके दोबारा से अपनी तरफ से फिर लिखिए। ठीक है, तो ये सभी के लिए हो गया। इन्हीं का क्या है, फाइंड वाई H2O इज कॉल्ड वाटर। ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि H2O को वाटर क्यों कहते हैं। भाई H2O उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला ही क्या है, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O। ठीक है, तो H2O को वाटर क्यों कहते हैं ये कोई क्वेश्चन नहीं बेटा। मुस्कान, व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेटा इस बार ये सिलेबस से हट गया है। ठीक है, तो इथेनॉल से जो हम लोग बनाते हैं देख लेते हैं भाई। इथेनॉल से अगर हम लोग बनाएं, जैसे इथेनॉल है CH3CH2OH और इससे अगर आपको इथेनोइक एसिड बनाना है तो ये हो जाएगा CH3COOH और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं K2Cr2O7, ये लेंगे एसिडिक मीडियम में और इसको थोड़ा सा हीट कर देंगे। ये अगर नहीं लिया है तो आप KMnO4 भी ले सकते हैं, तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में ले लीजिए। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से इथेनॉल से किस में चेंज हो जाता है, इथेनोइक एसिड में, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से ये रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग इसीलिए क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन कौन करा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। What will be the formula and electron dot structure of साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, है ना, वो बहुत कठिन हो जाएगा आपसे। तो इतना आपसे नहीं पूछेंगे कि साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, फिर भी अगर आपको बनाना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ये साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे बनता है साइक्लोपेंटेन। अब इसमें आप अगर देखो तो इसको पहले अलग अलग बनाओ, तो हर जगह क्या है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हर जगह यही है। क्योंकि आपको यहाँ पर 5 बॉन्ड तो 4 बॉन्ड कार्बन के कंप्लीट करने हैं। तो ये आपका बन गया। अब बस इलेक्ट्रॉन डॉट आपको बोलना है। तो अब इसमें आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया हो तो आप इसको काउंट कर लीजिए। काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C5 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हर जगह है, तो C5H10 ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना है तो इसी में इलेक्ट्रॉन बना दो, हर जगह हाइड्रोजन का, कार्बन का बना दो।
ऐसे हर जगह बना दीजिए। तो आप फिर वहाँ पर ये क्या करेंगे, एटम हटा दे, बॉन्ड बॉन्ड नहीं दिखाएंगे उसमें, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, बन जाएगा। मोहित दुबे, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज मोर देन दोज ऑफ फॉर्म्ड बाय ऑल द अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग टू रीजन। बच्चों इसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है मोहित जी, और फिर आपने वही क्वेश्चन दोबारा पूछा, और हमने वहाँ पर आपको बताया था दो रीजन क्या है, एक है टेट्रावैलेंसी नेचर ऑफ कार्बन और दूसरा है कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होने की वजह से कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि कार्बन आपस में जुड़ता रहता है। दूसरा, कार्बन एटम 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो 4 बॉन्ड क्या मतलब है कि टेट्रावैलेंसी नेचर, तो टेट्रावैलेंसी की वजह से भी कार्बन के लार्ज नंबर कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो ये दो रीजन हो जाएगा, टेट्रावैलेंसी नेचर एंड कैटिनेशन प्रॉपर्टी, दीज आर द टू यूनिक फीचर्स ऑफ कार्बन, ठीक है। Give a test that can be used to confirm the presence of carbon in a compound with a valency of 4. How is carbon able to attain the noble gas configuration in its compound? तो इसमें टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज टू कंफर्म प्रेजेंस ऑफ कार्बन। हाँ तो ठीक है, अगर आप कंपाउंड में कंबस्टन करा दीजिए, कंबस्टन अगर आप कराते हैं तो वहाँ से CO2 गैस रिलीज होगी, या अगर आप इनकम्प्लीट कंबस्टन कराते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है। तो ये खैर इस तरीके से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता बेटा। विद अ वैलेंसी 4 हाउ इज कार्बन एबल टू अटेन नोबल गैस, तो ये तो भैया होता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन कैसे बनाता है, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उस लेक्चर में अच्छे से देखिए, फिर से रिवाइज करिए। आयनिक बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ा है मेटल एंड नॉन मेटल्स में बेटा, तो वहां से रिवाइज करिए। कोवैलेंट बॉन्ड इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा, वहां पे रिवाइज करिए। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सिखा दिया है पहले वाले लेक्चर में, वहां से पढ़िए अच्छे से दोबारा। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इससे पहले लेक्चर में हो चुका, शायद तुम पढ़ते नहीं हो बेटा लेक्चर। मोहित दुबे लेक्चर ध्यान से बेटा देख लिया करो पहले। वाई इज इट इजी नॉट इजी फॉर कार्बन टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयनिक कंपाउंड, ये भी बताया है। क्या करते हो, फिर से पढ़ो इसको अच्छे से। मुस्कान जी का क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इनटू इथेनॉल। इथेनॉल को अगर हम लोग इथेनॉल में अगर डाल देते हैं क्या सोडियम का पीस, देखें जरा, तो यहां पर है CH3CH2OH, और यहां अगर आप डाल देंगे सोडियम, तो ये क्या करता है, यहां से ये हाइड्रोजन हटा देगा, तो इस जगह क्या हो जाएगा बेटा CH3CH2ONA, और यहाँ रिलीज हो जाएगी हाइड्रोजन गैस, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी पॉपअप साउंड के साथ। तो पॉपअप साउंड के साथ होगा, आप जैसे आप वहाँ बर्निंग कैंडल लेके जाओगे तो वहाँ पर आपको ये पॉपअप साउंड भी आपको सुनाई देगा। तो ये होता है कि अगर आप सोडियम पीस डाल देते हो इथेनॉल में, तो वहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। Describe two example of different oxidation of ethanol. Name the product obtained in each case. तो ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, इथेनॉल की रिएक्शन ऑक्सीडेशन वाली, वहाँ पर हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद देखिए, वाई आर कोवैलेंट, मुस्कान जी का ये, वाई आर कोवैलेंट कंपाउंड जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ रीजन हो जाएगा बेटा अब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, क्योंकि जो कोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं वो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनते हैं। उसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो आयंस नहीं अवेलेबल होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जहां कहीं आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, पुअर कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। इसीलिए कोवैलेंट कंपाउंड गैसियस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, तीनों ही फेज में वो क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर, या कह देंगे पुअर कंडक्टर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। क्लियर बेटा। What will be the formula and electron dot structure of cyclopentane, अभी किसी और बच्चे ने भी पूछा था, बता दिया। What will be the formula and electron dot structure of pentane? तुम पेंटेन तक ही चल पाए, वो साइक्लो तक चले गए थे। कौन है ये, अनुज कुमार। अनुज कुमार पेंटेन तक ही चल पाए। तो पेंटेन का मतलब इस बार आपको सीधी चेन में जाना है, ये सीधी चेन हो गई आपकी। अब इसमें आपको बनाना है पेंटेन, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हर जगह हाइड्रोजन लगाएंगे। तो पहले आप इसको बनाना अगर सीख गए, हर जगह हाइड्रोजन लगा दिया, बस करना क्या होता है, ये बॉन्ड आप वहां से गायब कर दो,
और इसी को देखते हुए तुरंत उसका इलेक्ट्रॉन डॉट बना दो। क्या करना होता है इसमें आपको बस सभी इलेक्ट्रॉन्स को शो करने होते हैं जी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, कार्बन का, हाइड्रोजन का, कार्बन का, और बस यहाँ से बॉन्ड बीच से गायब कर दीजिएगा, तो बस आपको ये इलेक्ट्रॉन डॉट हो जाता है। इसमें ऐसी कौन सी टेंशन ले लेते हो तुम, क्या टेंशन लेना है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट है, ये से हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप सभी देख लीजिए, हर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ हाइड्रोजन में हो जाता है ड्यूप्लेट, हाइड्रोजन में हो जाता है ड्यूप्लेट, हाइड्रोजन में ड्यूप्लेट, और कार्बन के पास क्या आ जाता है ऑक्टेट। ऐसे देखोगे तो ठीक है। तो इसमें सब सर्किल वर्किल बनाओगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, सर्किल वगैरह इतना ना बनाना तुम, बस ऐसे डायरेक्ट बना के छोड़ देना। फिर आया एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। क्या टेंशन है यार, CH3Cl बनाने में क्या हो गया है, CH3Cl ऐसे ही बना दो, ये हो गया। लो 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बने हैं, जिसमें आपको 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच दिख रहा है और 1 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन और Cl के बीच दिख रहा है। और इस तरीके से बच्चों आपके प्रॉब्लम खत्म होता है, और ये चैप्टर भी यहाँ पर आज रिवीजन के पार्ट से खत्म हो गया। तो अब आप इसको फटाफट अच्छे से वीडियो देखिए, रिवाइज करिए, और फिर हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। लेकिन आप वीडियो को अच्छे से देखिए, और बच्चों मैं फिर से कह रहा हूं, आप सॉल्व पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। अदरवाइज बच्चे पढ़ते रहते हैं, पता ही नहीं चलता है क्या पढ़ रहे हैं, कोई ये बुक पढ़ रहा है, रेफरेंस बुक पढ़ रहा है, इधर रेफरेंस उधर रेफरेंस, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो आप सॉल्व पेपर जरूर लगाइए, और आप रिड्यूस सिलेबस को देख के चलिए कि आपका कौन सा पार्ट आ रहा है, कौन सा रिड्यूस है, पता लगे आप पढ़ गए और वो आना ही नहीं है। तो इसका ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।